नमस्कार साथियों, आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसको कि वेरियस नाम से भी जाना जाता है, जिससे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यह जो है संविधान का इंट्रोडक्शन है। किन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि यह जो है एक विजन डॉक्यूमेंट्स है। किन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि यह समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। किन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि यह एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी जो उपमा है ये क्यों दिया गया, प्रीएम्बल के पीछे की क्या कहानी है, प्रीएम्बल का हमारे लिए क्या महत्व है, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या प्रीएम्बल के आधार पर कोई कानून बन सकता है? क्या प्रीएम्बल में किसी भी प्रकार का संविधान का संशोधन किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो जब कभी भी प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना का नाम आपके दिमाग में आए तो यह जरूर दिमाग में बात आनी चाहिए कि क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिनके के द्वारा प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो कंट्री है, आपको पता है कि यूएसए के द्वारा, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जब अमेरिका के द्वारा अपना संविधान लिखा गया था तो उसमें भी प्रीएम्बल का प्रस्ताव था। यानी फर्स्ट कंट्री अमेरिका था जिसने कि प्रीएम्बल के प्रस्ताव किया। ये लगभग 76 वर्ड में ऐसा ये कहा जाता है कि एक संविधान जो बना है उसका जो पूरा फिलोसफी है, पूरा जो सिद्धांत है कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट्स है कि किस आधार जो दिखा रहा है कि हमारा संविधान किस रूप में देश को देखना चाह रहा है, जो गवर्नमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है किस फॉर्म में होना चाहिए, सिटीजन और गवर्नमेंट के पास किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके का देश में व्यवस्था होना चाहिए, वो जो सारा डिटेल्स है उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही समराइज तरीके से प्रीएम्बल में रखा गया है, विजन के रूप में रखा गया है। तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ठाकुर दास भार्गव है, इनके द्वारा ये कहा गया कि यह संविधान का जो है सोल है। उसी तरीके से जो एन पालकी वाला है, इनके द्वारा जो है आईडी कार्ड के रूप में, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा गया। उसी तरीके से एक इमिनेंट, आपको पता है कि कांग्रेस के लीडर से जो संविधान सभा में थे के एम मुंशी, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो जिस तरीके से व्यक्ति का आप देखिए कि हॉरोस्कोप होता है, उसी तरीके के जो हमारा ये कंट्री है, जो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, वो हॉरोस्कोप यानी पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्या। उसी तरीके से अर्नेस्ट वेकर है, उनके द्वारा जो है की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा गया। ये इसके आगे हम लोग बढ़े, इसके पहले हम लोगों को एक बार प्रीएम्बल को देख लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड का बहुत सिग्निफिकेंस है। हम लोग बारी बारी से सारे टर्म को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ईच वर्ड को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation। उसके बाद ये जो डिस डेट को अडॉप्ट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमको यह भी जानना चाहिए, सबसे पहले यह जानने का कोशिश होना चाहिए कि ये कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुआ। अगर आप लास्ट 2 लेक्चर को देखे होंगे तो आपको अच्छा से ध्यान होगा कि हमारे संविधान में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था, उसमें क्या बातें रखी गई थी। उनमें जो पंडित नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, मूव भी उनके द्वारा किया गया था, जो फाइनली संविधान सभा के द्वारा जो आप कह सकते हैं एडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसी का आप कह सकते हैं कि ये फाइनल फॉर्म के रूप में आपको प्रीएम्बल देखने को मिलेगा। अब इसके आगे बढ़े, सबसे पहले उसके बारे में हम लोगों को यह जानना चाहिए कि ये प्रीएम्बल में ये कौन कौन सा चीज़ है। तो अगर कुछ फैक्चुअल डिटेल्स की बात करें तो किस डेट को अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो है, जिसको कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो 26 नवंबर जो है उस डेट को आपको पता है, लास्ट के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किया है कि उसको अडॉप्ट किया गया था। और ओरिजिनल जो आपका वर्डिंग है उसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। बाद में 3 शब्द जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए, उसमें से आपका जो है
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। हम लोग डिटेल से देखेंगे कि क्या जरूरत आ पड़ा था। जो इल्यूमिनेशन एंड आर्ट का काम जो है नंदलाल बोस एंड जो शांति निकेतन के आर्टिस्ट है उनके द्वारा किया गया। तो आपको पता है कि हमारा संविधान किस डेट को लागू हुआ, उस डेट को ही ये जो है आपका 26 जनवरी 1950 को जो है आपका लागू हुआ। और ये जो अमेंडमेंट अभी तक एकमात्र जो अमेंडमेंट हुआ है संविधान में वो 42nd अमेंडमेंट 1946 हुआ है। ओरिजिनल जो कैलीग्राफी जो किया गया था प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, बाकी हम लोग कंसेप्चुअल बातें अभी देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि नेशनल फिलोसफी तक का जो दूरी है, आप कह सकते हैं जो किस तरीके से टेबल। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है मूव किया जाता है, जिसको कि विजन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कह सकते हैं। जब रिजोल्यूशन जब एडॉप्ट हो गया जब उसको, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट हुआ और ये जो है प्रियम्बल का आधार बना। ठीक है, ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने जो आपका जो रखा गया था नेहरू के द्वारा, वो जो फाइनलाइज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा टेक्स्ट फाइनलाइज किया गया और संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है आपका एडॉप्ट कर लिया गया। और यह दिखाते हुए लास्ट दिन क्यों एडॉप्ट किया, आपको पता है कि 26 नवंबर को 1949 को ही हमारा जो संविधान सभा था उनके द्वारा जो ड्राफ्ट जो बना था उसको फाइनल रूप दिया गया संविधान का। तो वो लास्ट दिन इसलिए क्योंकि जो विजन है उसके हिसाब से ये अलाइनमेंट रहे, इसीलिए इसको लास्ट डेट पर आप जो है इसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखें। अब हम लोग प्रियम्बल के बारे में अगर चर्चा करें तो 4 चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रियम्बल में हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है, उसके बाद जो हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो क्या होगा वो बताएगा, उसके बाद बताएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्लस किस डेट को एडॉप्ट हुआ। ये प्रियम्बल में जब हम लोग लास्ट अभी देखें ये सारे चीज़ आपको दिखे, तो बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट में अब हम लोग चर्चा करते हैं सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी। यानी देखिए जब आप ये जो एडॉप्ट हुआ, एडॉप्ट आप अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि क्या यहां पर है, यहां देखिए ये क्या है कि हेयर बाय एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। यानी जब संविधान सभा में जो एडॉप्ट किया जा रहा है तो वो ऐसा भी लिख सकते थे कि बी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो उनके द्वारा ही इस चीज़ को ये किया, लेकिन वहाँ ये नहीं लिख के क्या लिखा गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो ये पावर जो है, ये सोर्स ऑफ ऑथोरिटी जो है वो कहाँ से वो आ रहा है, वो आपको जो है एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि जो है जो पीपल्स सोवरेनिटी जो है उसके कंसेप्ट को दिखाया गया है। यानी कि जो संविधान का जो पावर है वो इंडिया के जो पीपल्स है उनके यहाँ से मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे जो कंट्री है उसका विजन किस अनुसार से होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। टर्म्स के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग लक्ष्य उसके बात करके संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है ये भी आपको प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगा। संविधान में इस बात का विजन किया गया है कि सभी देश के जो नागरिक हैं उनको सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ये आपका प्रियम्बल में देखिए लिखा हुआ। उसी तरीके से जो लिबर्टी ऑफ थॉट, जो भी यहाँ के जो पीपल्स है उनको लिबर्टी ऑफ थॉट मिले, एक्सप्रेशन मिले, बिलीफ मिले, फेथ मिले, वर्शिप मिले। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से जूम आउट होकर या डिटेल तरीके से जो है आप यहाँ देखिएगा किस तरीके से डीपीएसपी में गया होगा, किस तरीके से चीज़ें फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट यहाँ आपको लिंक कर सकते हैं। उसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इन अपॉर्चुनिटी आप भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में चीज़ें मिलेगा। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये आपका लक्ष्य है। संविधान क्या प्राप्त करना चाह रहा है, तो जस्टिस, सभी को जस्टिस हो, हर तरीके का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो और फ्रेटर्निटी, ये हमारा जो है प्राप्त करना चाहता है। प्लस ये किस डेट को एडॉप्ट हुआ ये आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोगों को 4 चीज़ देखने को मिला, क्या,
पहला आप यहाँ से क्या मिल गया, सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी हो गया, ठीक है। सेकंड से आपको क्या हो गया, नेचर ऑफ अ स्टेट हो गया, नेचर ऑफ अ स्टेट मिल गया। तीसरे में ये हमारे सारे लक्ष्य हो गए, ठीक है, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका मिल गया। और यहाँ से आपको डेट मिलेगा कि किस डेट को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो आप इसको आप एक बात जो भी इस को देख रहे हैं, काइंडली आप प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड याद रखिएगा, ये आपको आंसर्स लिखने में बहुत जगह बहुत हेल्प करेगा। जब आंसर राइटिंग का क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल से बताएं कि इन चीज़ों को कैसे अपने आंसर्स में यूज करना है। तो काइंडली इसको वर्ड बाय वर्ड आप लोग जरूर याद रखिएगा। थैंक यू। तो उसके आगे के हम लोग लेक्चर में यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है वो जो है पीपल्स के। हाँ, अब हम लोग जो वर्ड है इसमें देखिए, ये खुद में आपको यह बताता है कि अल्टीमेट जो सोवरेंटी है, यानी बी दी पीपल, जैसे ही आप कह रहे हैं तो अल्टीमेट सोवरेंटी किसके पास होगा, पीपल ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, ये हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है। यानी कि इसका जो पावर है वो किसी दूसरे से नहीं आ रहा है, ना इसका कोई एक्सटर्नल पावर है, ना कोई मोनार्क है, ना कोई पार्लियामेंट का ऐसा कानून बना हुआ, यानी कि सीधा का सीधा इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी, ठीक है। तो यानी जो सोर्स ऑफ पावर है वो कहाँ पर है, पीपल। ये वेरियस जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है इसमें भी इन चीज़ों को रीइटरेट जो है किया गया, चाहे वो केशवानंद भारती का केस हो, मिनर्वा मिल का केस हो या राजनारायण का केस हो, ये सारे चीज़ों में उन्हीं चीज़ों को पुनः जो है आप कह सकते हैं कि रीइटरेट किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसके आगे के चीज़ को कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि जैसे सोवरेन मीनिंग क्या हुआ। सोवरेन का मीनिंग होता है कि हमारा कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे से हमको पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो है किसी दूसरे कंट्री का डोमिनियन नहीं है। आप याद रखिएगा, जब 1947 का जो एक्ट बना तो उस समय जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला था। जब संविधान लागू हो गया उस समय से इंडिया क्या हो गया, सोवरेन हो गया। यानी किसी दूसरे कंट्री का आपको इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं है, दूसरे किसी विदेशी पावर पर आपको किसी निर्णय के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है। साथ ही अगर हम सोवरेन है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसकी बात कीजिएगा, इसकी मीनिंग की बात किए, अगर सोवरेन होने से हमको क्या पावर मिलता है, तो पावर यह है कि सोवरेन होने के कारण हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी अगर है, कोई विदेशी टेरिटरी है, तो अपने जो है हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको जो है हम अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिस तरीके से गोवा जो है 1961 में आया, सिक्किम जो है 1975 में आया, साथ ही अगर हम ला सकते तो उसी तरीके से हमको यह है कि एज ए सोवरेन कंट्री हम अपने देश के किसी सर्टेन टेरिटरी को जो है सीड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑल द उसका प्रक्रिया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर पार्लियामेंट्स के कितने का बहुमत होकर, वो एक अलग डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सोवरेंटी को दिखाता है। यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दो चीज़, कॉमनवेल्थ है, ठीक है, या यूएनओ है, या वेरियस जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर्स है, या उस तरीके का जो कमिटमेंट होता है। तो बहुत बार आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या यह जो इंडिया का सोवरेंटी है उसको क्या ये इफेक्ट कर रहा, क्या, तो नहीं। वो क्या है कि वो फ्री विल से है, इंडिया ने अपने वॉलेंटरी तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट में देश हित में कुछ निर्णय लिए हैं और कुछ कमिटमेंट किए जाते हैं। वो सोवरेंटी को जो है आपको प्रभावित नहीं करता और वो फ्री विल से, यानी हमारा इच्छा है तो आज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, आज कंट्री अपने सोवरेन कंट्री है तो उसको छोड़ भी सकता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी पार्ट रहता है कभी पार्ट जो है लोग छोड़ते हैं। तो सोवरेन कंट्री का ये फीचर्स है। उसके आगे हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट वर्ड। जो ओरिजिनल हमारा प्रियम्बल था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। ये जब 42nd अमेंडमेंट होता है उसमें जो है इस वर्ड को ऐड किया गया है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि इसके पहले क्या इंडिया का सोशलिस्ट कंट्री के रूप में विजन नहीं था क्या संविधान? नहीं, तो ऐसा नहीं था। जो चीज़ें इम्प्लिसिट है, यानी कि आप देख सकते हैं कि डीपीएसपी में इतनी सारी बातें जो है सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बातें की गई है, तो उन चीज़ों को आप कह सकते थोड़ा एक्सप्लिसिट किया गया। हमारा जो एक कमिटमेंट है कि डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है उसको आप कह सकते हैं प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको मोर एक्सप्लिसिट कर, यानी जो पर्दा के पीछे टाइप से आप कह सकते हैं उसको एकदम ओपन जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे जो है लाया गया।
ठीक है। तो सोशलिस्ट कंट्री के बारे में अगर हम चर्चा करें कि हमारा जो आइडियोलॉजी है कहाँ से आया, तो सबसे पहले आप देखिए कि कांग्रेस का जो 1955 का एक अवार्डी सेशन होता है, जहां पर कि यह एडॉप्ट किया गया था कि इंडिया जो है उसको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात जो है कि कही गई थी। बाद में 1976 में जब अमेंडमेंट होता है तो आपका वो प्रियम्बल का भी पार्ट बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि सोशलिज्म में 2-3 धारा है, वो उसके डिस्कशन के लिए तो पूरा एक क्लास लग जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ बताएंगे। जैसे मान लिया कि मार्क्स का एक कंसेप्ट है सोशलिज्म का, तो जो मार्क्सिज्म की बात है, मार्क्स जो है, मार्क्स किस तरीके से जो है देखते हैं, उनका एक अलग विजन है। उनके हिसाब से जो है स्टेट को जो है वो उस तरीके से देखते हैं, स्टेट एक टूल है जो जिसके माध्यम से ऑपरेशन किया जाता है, यानी जो गरीब है, पिछड़े हैं, उनको जो है आप कह सकते हैं दबाया जाता है। और इस सरकार को वो उस तरीके से देखते हैं कि यह जो है जो बुर्जुआ क्लास कहते हैं, यानी अपर मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं। तो इसीलिए जो लेबर क्लास, स्पेशली कंसेप्ट लेबर से स्टार्ट होता है, जब इंडस्ट्रियल लिबरेशन होता है उस समय से यह आइडियोलॉजी आता है कि उनको अगर समानता लाना है तो उनको क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा और रिवॉल्यूशन के तरह जो है रिवॉल्यूशन करके एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, मार्क्स का जो कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन दूसरा है, सपोज किया कि मार्क्स का हम लोग देखें, उसी तरीके से गांधीयन सोशलिज्म भी है। ठीक है, तो गांधी जी का जो सोच है उसमें है कि स्टेट का रोल तो हो लेकिन मिनिमम रोल हो। ठीक है, और उनका जो फोकस है, जैसे आप देखिए कि किस तरीके से हिंसा की बात होती है मार्क्स में, उसमें क्लास स्ट्रगल की बात होती है। वही गांधी जी का जो सोशलिज्म है वो नॉन वायलेंस पर टिका हुआ, वहाँ किसी आप रिवॉल्यूशन की बात नहीं होते। गांधी जी का जो सोशलिज्म है उसमें आप कह सकते हैं कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे कि आप देखिए कि अभी ग्राम पंचायत का है या म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट, तो वो गांधी जी के विजन के तहत का है, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको आप कह सकते हैं कि प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्लस जो आपका स्टेट जो सोशलिज्म होता है या जो कम्युनिस्ट का जो सोशलिज्म है, उसमें क्या है ना कि कंप्लीट आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट के द्वारा जो है आपका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, सपोज किया है कि किसी कंट्री में किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मान लिया जाए कि किस कंट्री में जो भी आप एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि किसी कंट्री में बुक्स का प्रोडक्शन होना है या किसी कंट्री में जो है कैंडल्स का प्रोडक्शन, जो भी, तो कितना क्वांटिटी में होगा, किस तरीके से होगा, कितना प्राइस होगा, ये सब कुछ डिसाइड करेगा स्टेट। तो इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, तो वहाँ पर जो कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन कितना होगा, किस तरीके से होगा, प्राइस क्या होगा, वो कम्युनिज्म है। ठीक है, लेकिन इंडिया में इस तरीके का कंसेप्ट है क्या? नहीं। तो इंडिया में किस तरीके का कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर सकता है और जो आपका जो पब्लिक सेक्टर है दोनों को एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं इंडिया में किस तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है और प्राइवेट कंपनी भी है। तो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो चाइना का सोशलिज्म है या रशियन जो कंसेप्ट था उससे जो है अलग। आपको बताया कि किस तरीके से मार्क्स का क्या सोच है, किस तरीके से गांधी जी का क्या सोच था। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण के रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया एडॉप्ट किया है उसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जाती है। ये वेरियस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चाहे DS नाकरा का केस हो या एक्सेल बियर केस हो, उसमें भी इस बात को बताया गया। अगर हम लक्ष्य की बात करें कि इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न को एडॉप्ट करके क्या प्राप्त करना चाहता, तो उसमें है कि जो वेरियस जो इनइक्वालिटी है, यानी गरीबी को कम करना है, प्लस जो इनकम का जो आप कह सकते हैं जो डिफरेंसेस है उसको कम करना। आप देखिए कि इंडिया में किस तरीके से टैक्सेशन, देखिए जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो टैक्स स्लैब बढ़ जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गैप है इनकम का वो आप कह सकते हैं कि कम से कम रहे, समाज के दो वर्गों के बीच दूरी कम से कम रहे। ठीक है, क्योंकि इन डिफरेंसेस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो है आप समझ सकते हैं सोसाइटी के लिए खराब है। तो इसी तरीके से सरकार, देखिए
जब वेलफेयर स्कीम चलता है तो सारे लोगों को तो आप समझ सकते हैं कि बेनिफिट नहीं दिया जाता। किनको दिया जाता है? जो समाज के आप कह सकते हैं निचले पायदान पर। क्यों? क्योंकि उनके और जो अपर सोसाइटी है या अपर क्लास के जो लोग हैं उनके बीच की दूरी कम से कम रहे। तो इंडिया का जो ये कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। यह आपको बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्या 1991 के बाद 1991 में क्या हुआ है? एलपीजी रिफॉर्म आया, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो, यानी इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद जो है अपने इकोनॉमी को ओपन किया। जब ओपन करेगा तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो है आप रोल बढ़ेगा और पब्लिक सेक्टर थोड़ा श्रिंक होगा। ये इंडिया के केस में भी हुआ है और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ सर्टेन लिमिट्स तक जो है चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया है। लेकिन अभी भी इंडिया में आप देखिए कि वेलफेयर स्कीम्स है या सरकार के द्वारा आप जो भी योजना आप देखिएगा तो सोशलिस्टिक आइडिया को अभी भी जो है अडॉप्ट कर लिया गया, पूरे तरीके से त्याग नहीं किया गया। लेकिन एलपीजी के रिफॉर्म्स के बाद कुछ ना कुछ जो है प्रभाव जो है आप कह सकते हैं, जैसे लाइसेंस राज पहले होता था तो वो सब चीज़ें जो है आपका अब कम हुआ है, ठीक है। अब हम लोग उसमें चलते हैं सेकुलर वर्ड में। ये भी जो हमारा ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें नहीं था, ये भी 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है आपका ये 1976 में ऐड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग ये इसमें भी सेम बात है कि जो पहले इम्प्लिसिट थे, यानी पहले आप कह सकते हैं कि वेरियस प्रोविजन के माध्यम से जो था उसको एक्सप्लिसिट किया गया। आप पूर्व में देखिए कि आर्टिकल 25 से 28 अगर आप देखिएगा तो देखिएगा कि किस तरीके से सभी धर्मों के जो है प्रोटेक्शन की बात जो है फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ जो आपका फेथ है, बिलीफ है, सारी चीज़ें आर्टिकल 25 से आपको 28 में देखने को मिलेगी। लेकिन प्रियम्बल में शामिल करके आप कह सकते हैं कि उसको और अधिक जो है प्रमुखता से दिखाया गया, एक्सप्लिसिट किया गया। ये बात आप जो है उसमें कह सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन तो था ही आर्टिकल 25 से 28 में आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडिया का सेकुलरिज्म की अगर आप बात करें तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, जो आपका वेस्ट में देखने को मिलता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री का मॉडल देखिएगा और यहाँ का मॉडल देखिएगा तो यहाँ का जो मॉडल है उसको बोलते हैं सर्वधर्म संभव, यानी कि जितना भी आपका रिलीजन है सभी को जो है इक्वल रिस्पेक्ट जो है यहाँ पर मिलेगा। और सेकुलरिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि किसी भी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, देखिए जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है, बांग्लादेश का आपका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, ईरान जैसे कंट्री का जो है, यानी कि 2-3 तरीके का होता है। यानी वो कंट्री किस तरीके थियोक्रेटिक है, ठीक है। थियोक्रेटिक मतलब उसका एक स्टेट का अपना ऑफिशियल रिलीजन है, यानी इस्लाम को वो मान रहे हैं। उसी तरीके से कुछ एथिस्टिक भी होते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगा जहाँ किसी भी तरीके का रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इंडिया का जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव टाइप है, यानी कि वेरियस जो रिलीजन है सभी जितना भी रिलीजन सभी को इक्वल प्रोटेक्शन आप करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस की अगर आप बात कीजिएगा तो वेस्टर्न जो आपका सेकुलरिज्म है उसमें रिलीजन और जो आपका स्टेट एक्टिविटी वो कंप्लीटली जो है सेपरेशन है। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। उसी तरीके से अगर आप इंडियन सेकुलरिज्म की बात कीजिएगा तो बहुत सारे जो पॉलिसी मेकिंग है तो वहाँ भी आपको स्टेट जो है उस चीज़ों को आपको कंसीडर में ध्यान रखता है। जबकि अगर आप वेस्टर्न में देखिएगा तो वो बिल्कुल जो है उसको प्राइवेट अफेयर्स माना गया है, मतलब वो निजी कैपेसिटी की बातें मानी गई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा कि इंडिया के केस में क्या है ना कि रिलीजन आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी के एकदम इंटीग्रल पार्ट है। वेस्टर्न में ऐसा नहीं, वेस्टर्न में बिल्कुल प्राइवेट तरीके से किया गया है। आप इंडिया में देखिएगा कि पब्लिक डिस्प्ले होता है, ठीक है, लिमिटेड पब्लिक डिस्प्ले, जैसे दुर्गा पूजा देख लीजिए या फिर आप मुहर्रम देख लीजिए, तो आप देखिएगा कि तरह तरह से लोग जो है पब्लिक प्लेसेस पर भी आपको डिस्प्ले करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वही वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात कीजिएगा तो वहाँ पब्लिक डिस्प्ले पे आपका आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट वर्ड नहीं है लेकिन रिस्ट्रिक्ट करता है, बहुत लिमिटेड आपको उस तरीके का पब्लिक आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी का, ये आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपका जो है इंडिया में जो माइनॉरिटी हैं उनके भी प्रोटेक्शन की बात जो है किया जाता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात किया जाता है।
और अगर वेस्टर्न में देखिएगा ना तो वो टोटल ओवरऑल जो है फ्रेटर्निटी की बात जो है आपका करते हैं। अगर आप इंडिया के केस में देखिएगा कि दो तरीके का इंट्रा रिलीजियस इशूज को भी इशू करता है और इंटर रिलीजियस यानी एक धर्म के अंदर जो इशूज है उनको भी आपको एड्रेस करता है, और एक रिलीजन से दूसरे, सपोज के हिंदू मुस्लिम से संबंधित कुछ है तो उसको भी एड्रेस करेगा, और हिंदू के अंदर अगर वेरियस सेक्शन के बीच कुछ है तो उसको भी एड्रेस करता है। लेकिन आपको अगर आप वेस्टर्न में देखेंगे तो ज़्यादातर एक कंट्री में ज़्यादातर एक ही रिलीजन के लोग हैं, तो वहाँ पर इंट्रा रिलीजियस यानी एक रिलीजन के अंदर जो ज़्यादा इशू होते हैं उसी को आपको किया जाता है। उसी तरीके से आप अगर वेस्टर्न में देखिएगा तो अभी वहाँ पर जो यूनिफॉर्म लीगल कोड रहेगा, यानी कि वहाँ जो आपका जो कानून होगा वो किसी आपका रिलीजन के आधार पर नहीं होगा। लेकिन इंडिया के केस में अभी है क्या, नहीं। जैसे कि आप सक्सेशन का इशू देख लीजिए, जैसे कि एक हिंदू है तो उनके बच्चे को जो प्रॉपर्टी में राइट है वो मुस्लिम जो बच्चे हैं उनसे अलग है, क्योंकि सबका सक्सेशन जो आप कह सकते हैं कानून है वो अलग है। उसी तरीके से एडॉप्शन का कानून अलग है, सबके मैरिज का कानून अलग अलग है। तो यहाँ पर इस तरीके से कानून में जो है आपका प्रभाव है, रिलीजन का भी प्रभाव। वेस्टर्न में आपका यूनिफॉर्म लीगल कोड है, उसी तरीके से वहाँ पब्लिक डिस्प्ले आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। इंडिया में आप देखते हैं हर फेस्टिवल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है पूछा जाता है, तो आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है और जो आपका इंडियन सेकुलरिज्म है उसके बारे में आपको जो है ध्यान रख सकते हैं। और सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, यह भी जो है सुप्रीम कोर्ट अपने एक एसआर बोमई केस में जो है उसको बहुत प्रमुखता से जो है हाईलाइट किया गया। यानी जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है फीचर का, उसको अमेंड आप नहीं कर सकते, यानी उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग तीन चीज, जो नेचर ऑफ स्टेट है, हमारा कंट्री किस तरीके से होना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। अब दो चीजें और है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो वो पॉपुलर जो आपका सोवरेनिटी है जो हम लोग चर्चा किए उस पर टिका हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल का जो कंसेप्ट आपका है, यानी लोगों के द्वारा चुना गया है, लोगों के लिए बना हुआ जो सरकार है। तो यानी डेमोक्रेसी की अगर आप बात करें तो ये क्या है कि सुप्रीम जो पावर है, सोवरेनिटी मतलब क्या होगा, जो रियल पावर है वो किसके पास है, वो जनता के पास है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो है आपको पता है कि दो तरीके का डेमोक्रेसी होता है। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, हम इसको चर्चा करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इंडिया के केस में नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है उसमें तीन तरीके का स्टेप आपको जनरली देखने को मिलेगा। एक होता है रिफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है आपका रिकॉल। सपोज किया जाए कि लेजिस्लेशन वहाँ जिस कंट्री में, जैसे मान लिया स्विट्जरलैंड का आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लिया वहाँ कोई अगर जो बिल प्रपोज होता है तो वो जो है वोटर्स के रिफर के भी जाता है, यानी पब्लिक डोमेन में भी जाता है कि वो जो है आपको रिफ़र किया जाएगा, फिर जो है उसमें जो है वोट मतलब मत दे के कि हाँ ज़्यादा पब्लिक इसको चाहते तो ये बिल पास होगा, उसी हिसाब से आप करेगा, यानी रिफरेंडम हो गया। तो डायरेक्ट यानी जो पब्लिक है किसी कानून बनाने में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इनिशिएटिव है कि ऐसा लग रहा है कि किसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऐसा अगर लोगों के बीच लग रहा है कि इस चीज़ पर कानून बनना चाहिए और पार्लियामेंट में जो है वहाँ उस तरीके का कानून नहीं बन रहा, तो वहाँ पर क्या करता है ना, एक कंसेप्ट है इनिशिएटिव। ठीक है, उसके तहत क्या होगा कि जो वोटर्स होते हैं, जो वहाँ के इलेक्टोरेट वोट है, वो खुद बिल प्रपोज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आपका इनिशिएटिव। उसी तरीके से एक है रिकॉल। रिकॉल का कंसेप्ट क्या होता है कि सपोज किया कि हमने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किए, लेकिन आपको 1 साल के बाद ही लग रहा है कि वो पीपल्स का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो उनको वापस करने का भी जो है जो है प्रोविजंस होता है रिकॉल के माध्यम से। ठीक है, यानी जब तक उनका एक्सपायरी यानी फिक्स टर्म है उसके बिफोर भी उनको हटाया जा सकता है पब्लिक के द्वारा, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया के केस में एक और टर्म, जैसे इंडिया में आप देखे सुने होंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्लेबिसाइट होता है, उसमें क्या होता है कि जो
आप कह सकते हैं वोटिंग टाइप से रहेगा कि पब्लिक का ओपिनियन किस फेवर में, स्पेशली जब टेरिटोरियल इशू को सोल्व करना हो तो प्लेबिसाइट का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे 1947 में जो है बहुत सारा जो आपका जैसे जूनागढ़ वगैरह का था, तो वहाँ जो है आपका प्लेबिसाइट से इंडिया में जो है शामिल कराया गया था। तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले क्लास में अलग से चर्चा करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मिलेगा। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के द्वारा चुने गए वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि रोज जो पब्लिक है वो रोज़मर्रा के अपने लाइफ जीते हैं, अपना जो है उनका डेली रहता है, वो लेजिस्लेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि जो एमपी है, एमएलए हैं, वो उनके बिहाफ पे वो डिस्कशन करते हैं और लेजिस्लेशन प्रस्ताव करते हैं। तो इसको बोलते हैं आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये इसमें ये किस तरीके से जनरली आपका इंश्योर होता है, इसमें आपको जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 ईयर से जो वो आपका ऊपर है वो सारे जो होंगे वो वोटिंग राइट को रखते हैं, और वो उसमें जो है जब कभी भी आपका चुनाव होगा तो उसमें जो है वो वोट दे सकते हैं। रूल ऑफ लॉ इसका है, एंड फ्री और फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट है। इसके माध्यम से जो है इंडिया में जो है इंश्योर कराया जाता है कि पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक्सरसाइज करें और पीपल अपना सही तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हाँ इंडिया के केस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी तो आपको दो तरीके का चीज़ देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में अगर दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएसए में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यानी जहाँ एक्सिक्यूटिव और जहाँ आपका लेजिस्लेचर को एग्जिस्टेंस यानी कि कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, उस व्यवस्था को पार्लियामेंट्री कहा जाता है। और प्रेसिडेंशियल में बिल्कुल सेपरेशन ऑफ जो है पावर होता है, जैसे अमेरिका में है, तो वो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया में पार्लियामेंट्री जो है आपका सिस्टम है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट हो गया, ठीक है। अलग पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है पूर्व के क्लास में भी चर्चा किया और आगे भी एक डिटेल से टॉपिक उस पर लिया जाएगा। अब हम लोग इसके अगले चीज़ को चलते हैं, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक किसको बोलते हैं, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है इंडिया के केस में, हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट जो है आपको प्रेसिडेंट होते हैं, जो इलेक्टेड होंगे ना कि हेरिडेटरी होंगे। यानी इंडिया में यह आपको फायदा है, आप रिपब्लिक कंट्री और मोनार्की में यह फर्क है कि जो स्टेट हेड का होगा वो चुन के जाएगा। ऑल्दो डायरेक्ट जो है चुनाव नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, लेकिन वो इलेक्टेड होंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो रिपब्लिक है, आपको जो डेमोक्रेसी है वो दो तरीके से हो सकता है। डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मोनार्की, दूसरा होता है पॉलिटी। तो अपने यहाँ क्या है, रिपब्लिक है। इससे के कारण जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो चुन के जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो रियल पावर है वो किसके पास है, जो पॉलिटिकल सुवरेनिटी है वो पीपल के पास है, ना कि एक व्यक्ति के पास है। क्योंकि वोटर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव को एमएलए एमपी को चुनते हैं और वही फिर आगे जाके जो है हेड ऑफ स्टेट जो है जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें देते हैं। यानी पावर का ओरिजिन कहाँ से है, आपका जो है किसी व्यक्ति के पास नहीं होकर लोगों के पास है। अब हेरिडेटरी रहेगा तो क्या होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये आपका मोनार्की सिस्टम में है, तो ये हमारा जो है उसमें है। प्लस एक चीज़ और बताता है, रिपब्लिक होने से दो और क्या फ़ायदा है कि किसी भी जो स्पेशल कोई क्लास नहीं है, यानी जो प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, कोई भी जो क्लास है वो प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। यानी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास है, अपने कंट्री में किसी भी प्रकार का प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। और कोई भी सिटीजन, कोई भी जो नागरिक है वो बिना किसी भेदभाव के पब्लिक ऑफिस को जो है जा सकता है। यानी एक आप कह सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वहाँ से जो है आपका प्रेसिडेंट तक गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रिपब्लिक है तभी संभव है, क्या किसी मोनार्की में संभव था, क्या संभव नहीं था। उसी तरीके से जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं रहेगा, वहाँ जो है सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों की बात करेगा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में भी कहा है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर
तैयार करना चाहता है, विजन करता है जो इगलिटेरियन हो, जहाँ पर कि सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, प्लस जो है एक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भी बात करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जस्टिस एंड लिबर्टी फॉर ऑल, ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में से है। अभी तक हम लोग यह देख लिए कि अपने कंट्री का जो नेचर ऑफ अ स्टेट है वो क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स में से पहला है जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। अगर आप सोशल जस्टिस की बात कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें दो चीज़ है, आप यानी कि सामाजिक न्याय कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं हो, प्लस लेकिन साथ ही ये नहीं कि आप, क्योंकि अपना समाज जो है उसमें आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल जो है डिफरेंसेस रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दो तरीके का चीज़ है कि यहाँ पर कोई स्पेशल जो है प्रिविलेज क्लास नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो SC, ST, OBC या वुमेन, उनके अपलिफ्टमेंट की भी बात होगा, उनके कंडीशन, क्योंकि जो हमारा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड के प्रोस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो जो पीछे रह गए हैं उनको जो है पॉजिटिव, आप कह सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन देते हुए, एफर्मेटिव एक्शन देते हुए इनको भी अपलिफ्ट कराना है, तभी तो बराबरी पर आएगा। अगर दो चीज़, एक चीज़ दोनों के बीच अगर डिफरेंस है तो क्या करना होगा, इनको थोड़ा सा किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कराना होगा, तभी तो दोनों के बीच गैप होगा। ठीक है, यानी कि एक कोई लंबा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, तो अगर दोनों का एक या दोनों के बीच डिफरेंस करना तो क्या होगा, नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से समाज का है, उसी तरीके से जो भी न्याय की बात कीजिएगा, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस में भी आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, कि वहाँ पर भी किसी को इकोनॉमी के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, प्लस जो गैप है, यानी जो रिच हैं और जो पुअर है उनके बीच का जो है गैप है उसको कम करना। तो जो भी आप पॉलिसी देखिएगा गवर्नमेंट का, चाहे वो टैक्सेशन का लेके हो या अन्य तरीके का वेलफेयर स्कीम है, सब में आपको इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सोशल जस्टिस है प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को अगर आप दोनों का अगर कंबाइन कर दीजिए तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात क्या करते हैं, यानी कि हमारे जो सिटीजन हैं सभी को जो है आपको इक्वल, आपको जो है राइट होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए। तो उसके कारण क्या होगा कि सभी को इक्वल एसेस रहेगा, कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है, पॉलिटिकल जो ऑफिस है उसमें वो इक्वली एसेस कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या ये इसको कैसे इंश्योर कराया गया है, तो आप कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज है, सफरेज है उसके, यानी 1 पर्सन 1 वोट। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को जो है 2 वोट का है, यानी 18 साल से ऊपर जो भी है, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को एसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मिनर्वा मिल का केस हम लोग पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि यह बताया गया कि दोनों जो है आप कह सकते हैं कि बेडरॉक है जिस पर कि संविधान बसा हुआ है, टिका हुआ, फंडामेंटल है, और DPSP ये मिनर्वा मिल वाले केस में है सुप्रीम। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखिएगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में कि हमारा लिबर्टी का मीनिंग क्या हुआ। देखिए, लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रीडम में मतलब सपोज कीजिए कि इंडिया किसी से, आप कह सकते हैं कि को फ्रीडम मिला, मतलब किसी से सेव वर्ड आपको हमेगा, या आप किसी बच्चे को देखें कि उस बच्चे को आज़ादी मिला, यानी गार्जियन के नहीं रहने से वो, यानी से कंसेप्ट आएगा किसी ने, जबकि लिबर्टी खुद में एक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, उसमें किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो लिबर्टी और फ्रीडम में आपको जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जब ये चर्चा कर रहे थे तो एक चीज़ उसको भी ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है इसको इंश्योर 2 आर्टिकल के माध्यम से भी कराया गया है, आर्टिकल 325 और 326। ठीक है, 325 में क्या है कि किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम उस आधार पर मतलब आप शामिल करने से मना नहीं कर सकते कि वो किसी पार्टिकुलर जाति, धर्म या सेक्स, लिंग, रेस का है, यानी इक्वलिटी है, तो उससे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से
लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन या विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो आर्टिकल 326 है, यानी कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको आर्टिकल 326 से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इंडिया में आपको जो वेरियस जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देख लीजिए, जो है आर्टिकल 19 देख लीजिए, आर्टिकल 21, वो क्या करता है कि आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो है किसी भी तरीके का आपका जो थाउट है, आप एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, आप उसको रख सकते हैं। यानी सपोज किया जाए कि किसी को हिंदू धर्म रखना है, किसी को मुस्लिम धर्म रखना है, किसी को क्रिश्चियन धर्म रखना, तो वो इंडिया में आपको जो है आज़ादी है। आप अपने बिलीव को किस तरीके से प्रोफेस कर सकते हैं वो भी आज़ादी, आप कैसे पूजा कर सकते हैं वो भी आज़ादी। हर जाति धर्म के जो लोग हैं उनको आज़ादी है, वो अपने तरीके से इन चीज़ों को वो लिबर्टी आपको देखने को इंडिया में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। ये आपका जो है एक इसको कहा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल जो है, फिर आर्टिकल 14, 19, 21, ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले में डिटेल से, बहुत डिटेल से देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सेकेंड है इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वालिटी में जैसे भी हम लोग यह बात कर रहे थे कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं, यानी किसी को स्पेशल जो है नहीं हो, ठीक है, यानी एब्सेंस ऑफ स्पेशल। अब प्लस क्या होना चाहिए कि जो एडुकेट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए दूसरे को भी, जो इंडिविजुअल्स जो रेस्ट इंडिविजुअल हैं उनको किसी भेदभाव का आप कह सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वालिटी हो जाएगा जब किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, प्लस जो सेक्शंस हैं, जो आप कह सकते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको किसी भी प्रकार का अगर डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा या फेस नहीं करना पड़ेगा, तो इक्वालिटी इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ देखने को यह मिलेगा। सपोज कि जैसे हम लोग इक्वालिटी में बात कर रहे थे अभी कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशन, जैसे रिजर्वेशन का जो है जिसको कि पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, तो उसमें जैसे रिजर्वेशन देके या क्रीमी लेयर का लगा, उसमें क्या हुआ, इक्वालिटी तभी तो आएगा। दो के बीच अगर गैप है तो एक किसी को सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तभी तो वो गैप कम होगा। ठीक है, तो बाकी ये जो आर्टिकल्स है 14 है 18 है, ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले में आपको डिटेल से चर्चा आपको करेंगे। तो इक्वालिटी दोनों तरीके का, स्टेटस हो या अपॉर्चुनिटी हो, ये आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं फ्रेटर्निटी के। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी मतलब आप कह सकते हैं दो चीज़ को लेकर चलता है। हुआ एक्चुअली में क्या कि जो अपना कंट्री क्या है ना कि आप समझ सकते हैं कि मल्टी रिलीजियस है, मल्टीलिंगुअल है, यहाँ पर रीजनलिज्म का अलग अलग रीजन है, अलग अलग जो है धर्म है, लैंग्वेज है, रेस है, ठीक है, इथनिसिटी अलग अलग है, तो लोगों के बीच डिफरेंसेस नहीं, यानी यहाँ पर एक व्यक्ति का जो डिग्निटी है उसको भी इंश्योर करना है और प्लस देश के नेशन को भी यूनिटी इंटीग्रिटी को साथ में रखना। ये दोनों चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी, ये इंश्योर करना। यानी सपोज किया जाए कि कोई नॉर्थ ईस्ट में है तो हो सकता है कि उनका कल्चरल डिफरेंसेस नॉर्थ का हो, तो एज ए पर्सन आप कह सकते हैं कि वो रेस्पेक्ट एक कंट्री के एक सेक्शन जो लोग हैं, एक कोने के लोग हैं दूसरे कोने को, या जो डिफरेंसेस है वो एक दूसरे को एक्नॉलेज करें एज ए इंडिविजुअल के रूप में, जो डिग्निटी है उसको भी करें और जो यूनिटी इंटीग्रिटी है उसको भी हम लोग करें। ये कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं? ये तभी होगा जब फ्रेटर्निटी होगा। फ्रेटर्निटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इस कंट्री के जितने भी लोग हैं उसमें ब्रदरहुड सिस्टरहुड की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका फ्रेटर्निटी। आप अगर डिग्निटी की बात कीजिएगा तो हर इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 पूरा का पूरा उसी पर आपका टिका हुआ है। उसी तरीके से अगर इंटीग्रिटी ओरिजिनली जो है प्रियम्बल में नहीं था लेकिन 42 के बाद किया गया। बीच में आप देखे होंगे कि आज़ादी के बाद बहुत सारे जो है सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुए, ठीक है, बहुत तरीके का आपका कम्युनलिज्म देखने को मिला। तो ये जो इंटीग्रिटी वर्ड को आपको शामिल किया गया मोर एक्सप्लिसिट करने के लिए, यानी फ्रेटर्निटी का जो भावना है उसको और कह सकते मोर प्रोनाउंस्ड किया गया इसमें शामिल कराने के बाद। ठीक है, तो ये क्या करता, उसी तरीके से वेरियस जो प्रोविजन्स है, जैसे आप देखिए फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो जहाँ पर कि फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, DPSP
इकोनॉमिक एवं सोशल डेमोक्रेसी की बात करता है। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखिएगा तो देखिएगा कि डिग्निटी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करेगा, जहां पर कि फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोगों का यह भी देखने को मिलेगा एक साइड कि यूनिटी एवं जो सिवरेंटी है उसको भी हमको अपहोल्ड करना है, वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलेगा कि हमको ब्रदरहुड का जो है भावना मेंटेन भी रखना है, प्लस कोई ऐसा प्रैक्टिस जो हम लोग डेरोगेटरी हो महिलाओं को उसको भी त्याग करना है। ये सारा चीज़ें क्यों किया गया? क्योंकि जो फ्रेटर्निटी है वो हम लोगों को रहे, ताकि जो है एक दूसरे का जो इंडिविजुअल के रूप में जो आप कह सकते हैं जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रहे, प्लस जो है यूनिटी एंड जो आपका इंटीग्रिटी है कंट्री का वो भी मेंटेन है। उसी चीज़ को कहते हैं फ्रेटर्निटी। इसीलिए देखिए इंडिया में आप देखिएगा कि क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। ये भी इंश्योर उससे होता है कि सारे लोग जब जो है सारे लोग भारतीय हैं, यहाँ कोई वो नहीं है कि कौन बिहार का है, कौन यूपी का है, कौन क्या। जब नागरिकता की बात है तो मात्र यहाँ पर एक मात्र है कि वो इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। तो यानी यूनिटी एंड अगर इंटीग्रिटी की बात कीजिएगा तो दो चीज़ हो गया, एक हो गया आपको साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से, अब प्लस जो है टेरिटोरियल, ठीक है। यानी एक टेरिटोरी में सपोज कीजिए भारत जो है एक जितने भी लोग रह रहे हैं इंडिया में, वो अगर एक टेरिटरी में रह रहे हैं वो तो एक बात है ही, यानी एक टेरिटरी में रह रहे हैं, एक क्षेत्र में रह रहे हैं, प्लस मानसिक रूप से भी जो हम लोगों का बिलोंगिंगनेस है, जो ब्रदरहुड की भावना है, उसको फ्रेटर्निटी की बात कहा गया। ये आपका देखिए, इसीलिए यहाँ पर क्या है आर्टिकल 1 में भी इसको बहुत अच्छे से कहा गया, इंडिया एक फेडरेशन नहीं है, इंडिया क्या है यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ किसी स्टेट को यह आज़ादी नहीं, जैसे फेडरेशन में क्या होता है कि जो स्टेट है उनको यह आज़ादी हो सकता है कि वो अलग भी हो सकता है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में क्या है, यहाँ इंडिस्ट्रक्टिबल फॉर्म है, यानी कोई स्टेट अपने से कंट्री से अलग नहीं हो सकता। तो इस बात को ये जो है हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी को आप कह सकते हैं कि ये इसको ये करता है, ठीक है। यानी जो भी नैरो जो माइंडेडनेस की भी जो चीज़ें होता है, जैसे कम्युनलिज्म होगा, कास्टिज्म होगा, रिलीजन के आधार पर डिफरेंसेस हो गए, लिंग्विज्म के आधार पर हो गए, ठीक है। तो इन चीज को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या ये करने के लिए फ्रेटर्निटी की भावना जो है, तो हमारा प्रियम्बल बहुत प्रोनाउंसली तरीके से फ्रेटर्निटी की बात करता है, ठीक है। अब है कि लास्ट जो हम लोग पढ़े थे कि उसमें किस डेट को एडॉप्ट किया गया, तो ये इस पर हम लोग पूरा टॉपिक जो है पूर्व में भी कवर कर चुके हैं। तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को जो है फाइनली जो है उसको डेट ऑफ एडॉप्शन है, इसके बारे में हम लोग पूर्व से चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग थोड़ा सा अब उसके बारे में देखते हैं, जो लीगल जर्नी रहा है उसके बारे में कि इसकी लीगल जर्नी क्या है, क्या प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। तो आप इसमें एक बेरुवारी यूनियन का केस है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ये बोला था बेरुवारी यूनियन केस में 1960 का केस है कि नोट पार्ट है, यानी प्रियम्बल का पार्ट बेरुवारी यूनियन केस में नहीं माना, लेकिन इस जजमेंट को केशवानंद भारती वाले केस में जो है रिवर्स कर दिया गया और यह बताया गया कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सेम बात को LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में जो है रिएटरेट किया गया है। यानी कि अगर उसके करेंट पोजीशन की बात करें, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो ये हमारे प्रियम्बल का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेरुवारी से जो है केशवानंद भारती में चेंज हुआ, LIC ऑफ इंडिया केस में उसको फिर से रिएटरेट किया गया, पुनः जो है कहा गया। उसी तरीके से एक इशू यह भी रहता है कि क्या प्रियम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है क्या, तो इसके बारे में भी जो है आपको देखने को मिलेगा वेरियस जो है आपका जो चीज़ है उसके बारे में। जैसा केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट किया गया कि यस पार्लियामेंट जो है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू क्या है कि बेसिक जो आपका जो स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है आप उसको अल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका सुप्रीम, तो वर्तमान केस में क्या है कि यानी कहने का मतलब है, अगर आपको यह समझ लो जितना भी टर्म अभी तक हम लोग चर्चा किए, तो आप खुद से सोच के देखिए, तो क्या सोवरेन को चेंज किया जा सकता है, सोशलिस्ट रिपब्लिक, जितना भी आप टर्म देखिएगा ये आपको लगेगा कि ये सारे तो बेसिक फीचर्स है। तो क्या इसको आप सिर्फ कहने के लिए यस है या चेंज किया जा सकता है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो हो सकता इससे कम करना संभव नहीं होगा, लेकिन आप अमेंड करके इनरीच कर सकते हैं, यानी प्रियम्बल में जो चीज़ें कही गई आप उसको इनरीच कर सकते हैं। जैसे देखिए 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, कोई चीज़ें हटाई नहीं गई लेकिन जोड़ी तो गई। अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ हटाना नहीं है, अमेंडमेंट का मतलब चेंज करना है, संशोधन करना है। तो आप कह सकते हैं कि इसको इनरीच किया जा सकता है
उसमें से जैसे कि सोशलिस्ट है, आपका सेकुलर इंटीग्रिटी किस तरीके से 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ, उसको जो है चेंज किया जा सकता है, एमेंड किया जा सकता है। ध्यान रखना क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि किस तरीके से जो है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है, किस तरीके से जो है ब्लूप्रिंट एक स्टेट के रूप में बताता है कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी चर्चा किए कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में इसको डिटेल से हम लोग डिस्कशन किए। ये हम लोग यह भी देखें कि एक तरीके से किस तरीके से जब कभी भी कोई अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है जुडिशरी के सामने जहाँ पर कि आपको आप कह सकते हैं कि विजन के रूप में देखने का हो, कोई एम्बिग्युइटी हो, तो इंटरप्रिटेशन के समय जो है इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यह भी हम लोग देखें कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कोर जो वैल्यू है उसका जो है ये गार्जियन के रूप में भी काम करता है। तो ये हम लोग अभी तक देखे इसमें। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि ये जो जिससे हम लोग चालू किए थे कि किस तरीके से इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ठाकुर दास जो है भार्गव है उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर आप पूरा लेक्चर अगर आप सुने होंगे तो जरूर समझ में आ गया होगा कि इसको संविधान की आत्मा क्यों कहा गया, क्योंकि यही एक बेसिक फिलोसफी है जिस पर जो संविधान जो बना हुआ वो आपको देखने को मिले, वही तो आत्मा है, तो वही आपका सोल आपको देखने को मिलेगा। इसमें संविधान सभा का जो विजन्स था, जितने विजन जो संविधान सभा के डिस्कशन दौरान थे वो सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में जो के मुंशी का है, किस तरीके से संविधान का की नोट है, किस तरीके से आईडी कार्ड के रूप में, यानी आप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लस जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए ताकि जो हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसका लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। ठीक है, प्लस जो आप लोगों का जो सजेशन है वो भी आप जो है ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि जो फ़ॉन्ट साइज पूर्व के जो पीपीटी हैं उसमें जो है साइज छोटा था, तो उसको हम लोग कोशिश किए हैं कि इस पीपीटी के माध्यम से साइज जो है हम लोग इनलार्ज किए हैं। और किसी तरीके का अगर आप लोगों का सजेशंस रहेगा तो काइंडली ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसको ज़रूर पॉजिटिवली अपने आने वाले लेक्चर्स में उसको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।